नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व छठ की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जो व्रती हैं उनको मेरा नमन और वंदन। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है। छठ के घाटों पर दिखाई देने वाले दृश्य में पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर गहरा प्रभाव रहा है और आज ये पर्व विश्व के कोने कोने में संस्कृत में जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि छठी मैया सभी को अपना आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का अद्वितीय संगम है। इसमें अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और प्रसाद में प्रकृति के विविध रंगों का समावेश होता है। छठ पूजा के गीत और धुनें भक्ति और प्रकृति की अद्भुत छवि प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया, मेरा सौभाग्य है कि कल ही मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। ये आपको बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है और नक्सलियों की दहशत फैलाने की कोशिश। बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी है। धारदार हथियार से 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने। और आपको बता दें, निर्मम हत्याओं से इलाके में दहशत फैली है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों की दहशत फैलाने की कोशिश और बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी है। और छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साहिल नक्सलियों ने 2 ग्रामीण की हत्या कर दी है छत्तीसगढ़ में। और ये नक्सलियों के हमले बीच में रुक गए थे, लेकिन दोबारा से ये हमले नक्सलियों ने शुरू कर दिए हैं। क्या खबर है आपके पास?
बिल्कुल। देखिए आलोक, जिस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी उससे साफ तौर पर जाहिर था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसके बाद से नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उनमें काफी ज्यादा यहाँ पर रुकावट देखने को मिली थी। लेकिन अब एक जी बार फिर से नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। 2 लोगों को घर में घुसकर उनकी निर्मम हत्या यहाँ पर नक्सलियों ने कर दी है। और आपको बता दें कि ये जो 2 लोग थे ये ग्रामीण बताए जा रहे हैं, जी जिनके घर में घुसकर नक्सलियों ने उन्हें धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जब ये घटना हुई उसके बाद से इलाके में एक बार फिर से दहशत का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे थे कि नक्सलियों की रोकथाम के लिए जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जल्द से जल्द नक्सलियों का जो सफाया है वो कर दिया जाएगा और पूरी तरह से नक्सलियों को उनका खात्मा यहाँ पर होगा। और उसी को लेकर तमाम तरीके के ऑपरेशन यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे थे। लेकिन अब जो झुंझलाहट है नक्सलियों की वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि ये बड़ा कदम यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से उठाया गया है और 2 लोगों की ये निर्मम हत्या दहशत फैलाने के इरादे से नक्सलियों ने की है। साहिल, नक्सलियों की क्या कुछ मांग है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि नक्सलियों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। बिल्कुल। देखिए आलोक, अगर बात की जाए तो समय समय पर नक्सलियों की तरफ से भी तमाम तरीके की मांगे यहाँ पर की जाती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो देखने वाली बात यह है कि लगातार इतने सर्च ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों की रोकथाम के लिए तमाम तरीके के कदम यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से जो बड़ा ऐलान किया था कि जल्द से जल्द नक्सलियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा, उसके बाद से जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से ऑपरेशंस को और ज्यादा तेज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो झुंझलाहट है वो नक्सलियों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, कई लोग अपने आप जो उनकी गतिविधियां हैं उनपे कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे नक्सली हैं जो इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और यही वजह है कि घर में घुसकर इन 2 ग्रामीणों की हत्या यहाँ पर की गई है। हालांकि अब इस बात को लेकर तमाम जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि नक्सलियों ने इन 2 ग्रामीणों को अपना शिकार यहाँ पर बनाया है। और इन नक्सलियों की जो खोजबीन है वो भी अब तेजी के साथ सुरक्षा बलों की तरफ से की जाएगी। साहिल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज बिहार में छठ का पर्व शुरू हो गया है और आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा बिहार में है और वहां पर बिहार में आपको बता दें 3 रैलियां अमित शाह करेंगे। अमित शाह की पहली रैली खगड़िया में, दूसरी रैली मुंगेर और तीसरी रैली नालंदा में होगी। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की और समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित किया। बिहार में इस बार 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को फिर बिहार आएंगे। उनका पहला कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और दूसरा छपरा में होगा। नवंबर में भी उनके कई कार्यक्रम होंगे। एनडीए 5 पांडवों की एक तरह एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, पर सपा ने 20 स्टार प्रचारक बनाए हैं। राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो प्रचार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डुमरांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा दोपहर 2 बजे से रात हाई स्कूल में मैदान में होगी। और आपको बता दें जो अमित शाह का 3 रैलियां बिहार में हैं और आपको बता दें छठ का पर्व भी शुरू हो गया है बिहार में और इसी बीच अमित शाह की ये 3 बड़ी रैलियां बता दें आपको, पहली रैली खगड़िया में, दूसरी मुंगेर में और तीसरी नालंदा में ये रैलियां होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अमित शाह की 3 रैलियां और आलोक वत्स हमसे जुड़ रहे हैं बीजेपी से। आलोक जी, छठ का महापर्व आज से शुरू हो रहा है और बिहार में इसी बीच अमित शाह की 3 रैलियां हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने, खैर आज और कल तो कुछ होगा नहीं पॉलिटिकल, क्योंकि छठ हमारे लिए बहुत मान्यता का पर्व है जी,
आज ही है उनकी रैली। जी तो आज तो अपेक्षाकृत भीड़ कम होगी क्योंकि लोग छठ व्रत में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो मैंने 13-14 दिन के अपने प्रवास में वहां लोगों की नब्ज टटोली, लोग जी। एक अच्छा सरकार चाहते हैं, ऐसी सरकार जो सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो बदलाव का कोई मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है कि कोई ऐसे बदलाव की कोशिश में हो। और जो महागठबंधन ने मुद्दे बनाए हैं जी वो मुद्दे में दम नहीं है। जैसे SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, जी वोट चोर गद्दी चोर के नारे वगैरह भी लगाए उन्होंने, लेकिन सच माने में पूछिए तो वहां पर 14 दिन के प्रवास में मुझे एक आदमी भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी मेरा वोट कट गया है। और इतना जागृत प्रदेश है पॉलिटिकल, एक शाम भोजन नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन राजनीति भरपेट होती है। जी तो अगर उसका किसी कारण वोट कट गया तो वो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा कि वहां पर इलेक्शन कमीशन के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। जी तो वोट नहीं किसी का कटा है। अरे 2003 में हुआ था और 2025 में हो रहा है, क्या इस बीच में लोग मरे नहीं होंगे? जी क्या इस बीच में लोग पलायन नहीं किए होंगे? अब आपको नोएडा में मैं कम से कम 100-200 फैमिली लाके खड़ा कर दूंगा जिनका जी। वोट वहां भी है यहाँ भी है। जी अब बताइए वो वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? बाय रूल तो आप एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जी। चुनाव में खड़ा हो जाता है जिसका 2 जगह वोट में नाम दर्ज है तो उसका वो कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, वो उसकी रद्द हो जाएगा उसका नॉमिनेशन। जी तो ये सब चीजें नहीं है। वहां के लोगों को देखिए प्रगति का भी और करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अगर आप ये कहेंगे कि मैं बीजेपी का होकर ये कह दूं कि नहीं जी उत्तम प्रदेश बन चुका है तो ये गलत होगा। अभी वहां जब तक इंडस्ट्री के खेती से पूरी प्रगति नहीं आ पाती है, जी उसके साथ साथ इंडस्ट्री का भी होना जरूरी होता है। जी आलोक जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि तय कर सकते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी करेंगे। कार्य से संतुष्ट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग समेत बोर्डिंग की तैयारियों को परखा है। अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दीपक कुमार ने पिछले दिनों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर संशय बढ़ गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार के नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उद्घाटन को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि एयरपोर्ट पर ट्रायल यात्री सेवाओं सुगम क्रियान्वयन को जांचने की प्रक्रिया है ताकि खामियों का संचालन शुरू होने से पहले दूर किया जा सके। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को आरामदेह यात्रा का अनुभव मिले। विमान सेवा शुरू होने के लिए महानिदेशालय नागर विमानन से एरोड्रोम लाइसेंस जल्द मिलने की संभावना है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें आनंद विहार का AQI आज भी 412 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। दिल्ली में कई हिस्सों में AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दीपावली के बाद से लगातार बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा में शुक्रवार को थोड़ा सुधार आया। हवा की रफ्तार तेज़ होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया। AQI 284 दर्ज किया गया। इसमें बृहस्पतिवार की तुलना में 30 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण में पिछले दिनों से कुछ कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक रेड जोन श्रेणी से ऑरेंज जोन में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को नोएडा का AQI 246 और ग्रेटर नोएडा का AQI 262 रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। कुछ AQI हद तक आज नीचे आया है, क्या कारण है? देखिए, जिस अब उत्तर पश्चिमी हवाएं हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आज कुछ थोड़ी गति ज्यादा रही उनकी,
और जब उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति ज्यादा रहती है तो बिल्कुल प्रदूषण साफ होने लगता है। यही स्थिति अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखी गई थी। तो जी। अभी फिलहाल 24 से 48 घंटे तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत के कई प्रदेशों में बना रहेगा। यहाँ जी। तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। लेकिन इसके बाद अगले 48 घंटे बाद 26-27 तारीख से फिर पूर्वी हवाएं आएंगी और जो सिस्टम बने हुए हैं उनका असर हमारा उत्तर भारत के कई प्रदेशों में पड़ने की संभावना है। तो जी। फिर बनने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन बारिश भी हो सकती है। और अगर बारिश हो जाती है तो प्रदूषण बिल्कुल खत्म होने की संभावना इस माह के आखिरी में राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत के कई प्रदेशों में बनी रहेगी। पांडे जी, जो कृत्रिम बारिश कराई जाने की बात कर रही है दिल्ली सरकार, उससे कितना फर्क पड़ेगा AQI में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम बारिश तभी होती है जब क्लाउड होते हैं। जी। नमी वाले क्लाउड जब होते हैं तभी उसमें क्लाउड सीडिंग होती है। जी। तो अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर क्लाउड नहीं है। जब क्लाउड आएंगे तभी वहां कृत्रिम बारिश कराई जा सकेगी। जी, पांडे जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। तो आपको बताते चलें कि AQI का लेवल पिछले 2 दिनों से आज थोड़ा कम आंका गया है। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में काकू पहाड़िया नाम के बदमाश को पकड़ा है। आपको बता दें, पुलिस की इस मुठभेड़ में काकू पहाड़िया के पैर में गोली लगी है। मेहरौली पुलिस थाना ने आरोपी को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ शनिवार सुबह करीब 4 बजे मेहरौली थाना इलाके में हुई। बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें हेड कांस्टेबल रविंदर घायल हो गए और 2 अन्य पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में मेहरौली थाने की पुलिस टीम ने 4 राउंड फायरिंग कर बदमाश को दबोच लिया। आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुक्कू के रूप में हुई है। आरोपी पर कई आर्म्स एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और 1 बाइक बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। और हमारे साथ संवाददाता वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम, मेहरौली के अंदर भी मुठभेड़ लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ चल रही है और क्या कुछ जानकारी आपके पास, ये कौन था काकू पहाड़िया? जी, ये काकू पहाड़िया जो था ये आर्म्स डीलर था और गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता था। जितने भी बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं, उनको ये सप्लाई दिया करता था। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो फेस्टिवल सीजन को लेकर जो एक सतर्कता बरती जा रही है, तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग है। और ये सुबह 3:15 बजे का ये मामला है जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। तो पुलिस का कोई जवान भी घायल हुआ है? जी बिल्कुल, अभी बताया जा रहा है कि 2 पुलिस के अभी 2 लोग घायल हुए हैं और अभी देखना होगा कि क्या चोट आई है। बाकी सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और जो ये बदमाश था इसके पैर में भी गोली मारी गई है और इसको भी अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वसीम बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, ये पुलिस की बड़ी सफलता है जिसमें काकू पहाड़िया नाम के बदमाश को मेहरौली पुलिस ने पकड़ा है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के नवीन पद अधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें छतरपुर की भाजपा नेत्री और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। ये आदेश जारी होते ही छतरपुर में उनके समर्थकों द्वारा महाराजा छत्रसाल डाकखाना चौराहे पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए खुशी का इजहार आतिशबाजी के साथ लोग खुशी में ढोल नगाड़े के आगे नाचते दिखाई दिए। छतरपुर के हर वर्ग के लोग इस खुशी के माहौल में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और अर्चना गुड्डू सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के कार्यकाल में हाशिए पर रही छतरपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का करीबी माना जाता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का व खजुराहो सांसद VD शर्मा की नाराजगी झेल रहे अर्चना और उनके पति गुड्डू सिंह की स्थानीय राजनीति में फिर सक्रियता दिखेगी। ये सबसे पहले महिलाओं के लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता
जाहिर करने की बात है। और साथ ही साथ मैं अपने सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और संगठन में ये जो दायित्व मिला है, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि ये कोई पद नहीं होते, कोई शोभा बढ़ाने के पद नहीं होते, बल्कि ये एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और उसको निभाने का, उसको पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का मैं अपना प्रयास करूंगी। और साथ ही साथ जो भी हमारी प्रदेश की जो योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से धरातल पर ले जाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये सबसे पहले महिलाओं के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और आपको बता दें इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन और बल्कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें घटना की वजह पूर्व रंजिश बताई जा रही है। हालांकि एक पक्ष का आरोप है कि शराब पीकर गाली गलौज करने से रोकने पर दूसरे पक्ष ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस केस कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल डबरा थाना अंतर्गत प्रेम कॉलोनी में 22 अक्टूबर की शाम जाटव और परिहार परिवार के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलाए गए। घटना की वजह पुरानी रंजिश है, जबकि जाटव परिवार का आरोप है कि परिवार के लोग शराब पीकर उनके घर के सामने गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आपको बता दें समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर जी तो दो पड़ोसी आपस में लड़े तो हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ वजह सामने आई है? देखिए मैं बिल्कुल बता दूं, ये ग्वालियर के डबरा थाना क्षेत्र का ये मामला है प्रेम कॉलोनी की, जहां पर एक जाटव परिवार है, दूसरा परिहार परिवार के बीच जो है पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इस विवाद में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो परिहार परिवार है उनके 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया है, तो दूसरे पक्ष के खिलाफ भी 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पुराना विवाद बताया जा रहा है। वहीं आरोप लगाया जा रहा है जाटव परिवार की तरफ से कि परिवार जो परिहार परिवार है उनकी तरफ से नशे के धुत में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। तो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और 9 लोगों पर, दोनों पक्ष के 9 लोगों पर मामला दर्ज करके घटना की जांच में जुटी हुई है पुलिस। जी समीर, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये कुछ डबरा देहात से एक मामला उनके यहाँ 22 तारीख में हुआ था और जिसमें इनके पड़ोसी आपस में इनका लड़ाई हुई और एक दूसरे के साथ मारपीट हुई। मारपीट में पुलिस ने, चूंकि दोनों पक्षों को चोट लगी थी, दोनों पक्षों के लोगों को रेफर भी किया गया था, दोनों का मेडिकल भी कराया गया। दोनों पक्ष के लोग जो भी घायल हुए थे, इसमें दोनों ने ही थाने पर रिपोर्ट की थी, इसलिए दोनों के में इसमें क्रॉस FIR हुई है और इसमें हमें मेडिकल रिपोर्ट्स का हमें इंतजार है। जैसे इसमें दोनों पक्षों में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ये पक्ष, चूंकि एक पक्ष अभी यहाँ आया था, इनका कहना था कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि इनकी रिपोर्ट लिख ली गई है और अभी ये लोग SP सर से भी मिले हैं और TI और जो वहाँ एडिशनल SP साहब भी हैं, तो इसमें सर ने निर्देश दिए इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करें। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।